तो हम लोग आए यहाँ इस प्लेटफॉर्म से क्या शुरू करना है, जो बातें कल हुई थी उसी क्रम को आगे बढ़ाना है। आप लोग जल्दी जुड़ जाएं और कल कोई समस्या रही हो तो बताएं, कुछ पूछना हो उसे बताएं, फिर हम लोग आगे किसी टॉपिक को शुरू किया जाए। टॉपिक आपको पता ही है। कल की कोई बातें ऐसी हों जो न समझ में आई हो या प्रश्न वगैरह किए हों आप, उसमें कोई समस्या आई हो तो उसे बताएं। गुड इवनिंग। फिर हम लोग नए टॉपिक की ओर चलें, एक राजवंश जो चेदी राजवंश है उसकी तरफ। तो सभी को गुड इवनिंग। आशुतोष जी, अमित, सरिता जी, कल कोई समस्या तो नहीं है ना कल वाले विषय को लेके, या पूरे कुषाणों के प्रश्न आप लोगों ने किए थे। प्रकाश चंद्रा जी, तो कुषाणों के जो, अगर आप लोगों को कोई समस्या नहीं है तो ये अच्छी बात है। और कुषाणों में जो बातें हुई थी उनसे संबंधित अगर कोई बात की जाए तो हम थोड़ा सा, हमें ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग बताएं। कनिष्क ने सुई विहार अभिलेख कब जारी किया था? अभिलेख कब जारी किया था? राज्यारोहण के 12वें वर्ष, राज्यारोहण के 11वें वर्ष, राज्यारोहण के 3रे वर्ष, राज्यारोहण के 23वें वर्ष कनिष्क ने कब सुई विहार अभिलेख कनिष्क का है ना, कनिष्क का सुई विहार अभिलेख निचली सिंध घाटी पर उसके अधिकार को प्रमाणित करता है। और इस सुई विहार अभिलेख में को कब जारी किया गया था, यह बात आप लोग इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन बताएं। 4 में से अगर कोई नहीं है उसे भी बताएं। अगर ऐसी भी बात हो कि चारों में से कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, सी ऑप्शन आप द्वारा कहा जा रहा है। सी ऑप्शन एक उत्तर आया है 3रे वर्ष का, तो एक उत्तर सी ऑप्शन पे आया है 3रे वर्ष। अमित कह रहे हैं बी ऑप्शन को 11वें वर्ष को, तो 11वें वर्ष को माना जाए। 2 विकल्प अभी तक मिल चुके। नमस्ते रॉबिन जी, 2 विकल्प अभी तक प्राप्त हो चुके। अब आगे और स्कोर करेंगे आप लोग कि इसी 2 पे सीमित रहेंगे। सुई विहार अभिलेख जो कि कनिष्क के निचली सिंध घाटी पर विजय को या उसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है। और यहीं से आपके एक अभिलेख रुद्रदामन का भी मिला था, अंधौ घाटी खाड़ी अभिलेख। तो अंधौ घाटी जो अंधौ खाड़ी है वहाँ से रुद्रदामन का भी अभिलेख मिल चुका है। अमित कह रहे हैं कि अपना आंसर उन्होंने बदल दिया, 22वें वर्ष कर दिया, यानी आपका ऑप्शन ई सही होना चाहिए। अच्छा, 22 में आपने सांची लिखा और ये सुई है, तो इसको हटा दें।
आपने सांची लिख दिया है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। जब कोई नया आंसर आएगा तब जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। ठीक, तो आप लोगों ने जो अभिलेखों को कराए थे और बोले थे कि ये इसको ध्यान दीजिएगा, बार बार ये पूछे जाते हैं। तो ये जो सुई विहार अभिलेख है ये 11वें वर्ष का अभिलेख है। अमित ने पहले सही बताया था। तो 11वें वर्ष का अभिलेख है, सी नहीं होगा। तीसरे वर्ष का कौन सा अभिलेख है? तीसरे वर्ष का जो अभिलेख है आपका सारनाथ का है। और 23वें वर्ष का अभिलेख मथुरा का लेख 23वें वर्ष का है। 11वें वर्ष में आपका सुई विहार है और यहीं से आपका एक अभिलेख और मिलता है। वो कौन सा है? जंदा अभिलेख और मानिक्याल अभिलेख। 12वें वर्ष का कोई अभिलेख नहीं है। मानिक्याल जो है 18वें वर्ष का अभिलेख है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख थे उनके। कनिष्क के 2 अधिकारियों के भी 4 अधिकारियों के भी नाम मिलते हैं। कल वो स्लिप हो गया था, वो अधिकारी नहीं बता पाए थे आपको जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है, तो उसमें ध्यान रखिएगा। महाक्षत्रप, खरप्लान और क्षत्रप वनस्पर। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के क्षत्रप आपके हैं लल और लाइक। तो ये इनका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। वनस्पर पूछा ही गया है। तो खरप्लान यह महाक्षत्रप है, कहाँ का? मथुरा का। इन दोनों का नाम कहाँ से मिलता है? इन दोनों का नाम सारनाथ अभिलेख में मिलता है, सारनाथ लेख में मिलता है। यह महाक्षत्रप कहाँ का था? मथुरा का महाक्षत्रप था। यह क्षत्रप कहाँ का था? वाराणसी का, काशी का, वाराणसी का यह क्षत्रप था। और यह महाक्षत्रप खरप्लान आपका मथुरा का था। ठीक, लल और लाइक ये 2 क्षत्रप जो हैं ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नियुक्त किए गए थे कनिष्क के समय। तो इनका भी उल्लेख मिलता है लल और लाइक का। लल ने कई मूर्तियों को भी स्थापित करवाया था। ठीक, अब हम लोग मुख्य विषय पर आए जो आज का विषय है। कलिंग का एक शासक था, कलिंग का खारवेल, इस नाम से आप परिचित हैं। और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इसका शासन था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग का जो खारवेल है यह चेदी वंश का शासक है और इसे महामेघवाहन वंश भी बोला गया है। तो ये चेदी वंश के हैं और साथ में मेघवाहन वंश के भी माने जाते हैं। इनके विषय में जानकारी का जो स्रोत है वह एक ही स्रोत है इनके विषय में जानने का, और वो स्रोत है आपके हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुफा या गुम्फा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इनके शुरू से लेकर, इनके जन्म से लेकर और इनके राज्यकाल के 13वें वर्ष तक का विवरण इस हाथी गुफा अभिलेख में वर्णित है। इसमें यह बताया गया कि 15 वर्ष के जब ये हुए, 15 वर्ष तक इन्हें विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी गईं जो राजकुमारों को दी जाती थीं। 15 वर्ष की अवस्था में इन्हें युवराज नियुक्त किया गया। उस पद पर रहते हुए इन्होंने प्रशासकीय प्रशिक्षण प्राप्त किया और 9 वर्ष तक इस युवराज के रूप में कार्य करते रहे। फिर 24 वर्ष में ये शासक बने और 24 वर्ष से इनके राज्य जो राज्यारोहण का वर्ष है, यहाँ से लेकर 13 वर्ष तक का विवरण मिलता है। उसके बाद इनका अंत कैसे हुआ इसके विषय में कुछ नहीं बताया गया है। यह जो उदयगिरी
हाथी गुफा अभिलेख है, यह गुफा भी इन्होंने ही बनवाई थी। अपने राज्यारोहण के 13वें वर्ष इन्होंने उदयगिरी और खंडगिरी, उड़ीसा की जो कुमारी पहाड़ियाँ हैं, कुमारी पहाड़ियों में उदयगिरी और खंडगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कुल इन्होंने 35 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें आपके उदयगिरी गुफा में 19 और खंडगिरी गुफा में आपके 16 गुफाएं निर्मित कराई गई थी। तो उसी उदयगिरी गुफा में एक गुफा हाथी गुफा है। इसी हाथी गुफा पर एक अभिलेख लिखा गया है और उसी अभिलेख में इनके विषय में सारी बातें बताई जा रही हैं। विंस्टेट ने 1825 में इन गुफाओं की खोज की। प्रिंसेप ने इसे पढ़ा पहली बार, लेकिन वो गलत पढ़ लिए। बाद में इसे 1877 में सही ढंग से पढ़ा गया भगवान लाल द्वारा। तो ये आपके खारवेल हैं। खारवेल की उपलब्धियां ये हैं। इस हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में थोड़ा सा अगर जाने तो यह अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया है और लिपि इसकी है ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि में यह है। इसमें कुल 17 पंक्तियां हैं। 17 पंक्तियों में सारी चीज़ें वर्णित की गई हैं। एक एक वर्ष का विवरण इनका, जब राजा बनते हैं तो राजा बनने के बाद एक एक वर्ष का विवरण इनका मिलता है। 7वें वर्ष का जो विवरण है वो संदिग्ध है, लेकिन 7वें वर्ष को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में इन्होंने क्या क्या किया उन सब का विवरण इसमें मिलता है। इनकी उपाधियों का विवरण मिलता है कि ये किस प्रकार की उपाधियाँ, कौन कौन सी उपाधियाँ धारण किए थे। तो इन्होंने अनेक उपाधियाँ धारण की। इसी अभिलेख में इन्हें राजर्षि बोला गया है और राजर्षि के अलावा इनकी जो उपाधियाँ हैं लेमराज, धर्मराज, भिक्षुराज, वृद्धराज, महाविजय राज, तो इस तरह की उपाधियाँ खारवेल ने धारण की थीं। खारवेल जो चेदी वंश है, चेदियों को आप पहले से ही चेदियों के विषय में परिचित हैं आप। 16 महाजनपदों में इनका उल्लेख हुआ है। 16 महाजनपदों में बुंदेलखंड वाले इलाके में ये लोग शासन करते थे और ऐसा माना जाता है कि बाद में इनकी एक शाखा उड़ीसा में जाकर बसी और ये चेदी वंश है। इन्हीं में से एक इनका जो पूर्वज है महामेघवाहन वंश, तो उड़ीसा के ये पहले शासक हैं संभवतः इस चेदी शाखा के, इसीलिए इसे महामेघवाहन वंश बोला गया। और खारवेल को महामेघवाहन के ये पुत्र नहीं हैं, तो महामेघवाहन वंश, अच्छा अभी का नहीं है ना, पहले का है ना, अच्छा अभी करना है। सारथवा, मथुरा, दामोदरपुर, इलाहाबाद, मनकुंवर, और कोई है? हाथी गुम्फा अभिलेख का जो समय है, समय पर आते हैं। अभी इनके 13वें वर्ष का है तो वहाँ से समय इनका काउंट कर लिया जाए। तो ये जो है आपके क्या कह रहे थे, महामेघवाहन, महामेघवाहन वंश, महामेघवाहन के ये जो खारवेल हैं ये पुत्र नहीं है बल्कि पौत्र हैं। महामेघवाहन के ये पौत्र हैं। इनके पिता का स्पष्ट नाम नहीं पता है, तो ये इनके पौत्र हैं। बीच में कोई और शासक रहा होगा, इनके पिता संभवतः रहे होंगे। अब कलिंग का जो काल है, कलिंग के काल के विषय में देखें तो 5वें जो इनके इस अभिलेख में जो बताया गया है कि 5वें वर्ष इन्होंने क्या किया, तो 5वें वर्ष ये क्या करते हैं कि तनुशूली से एक नहर को अपनी राजधानी में ले जाते हैं। तनुशूल से एक नहर अपनी राजधानी में लेके आए, यानी कलिंग में लेके आए, और वहाँ उस नहर को लाने के संदर्भ में ये बताते हैं कि ये नहर बनवाई किसने थी, तो कहते हैं कि 300 वर्ष पूर्व यह नहर
एक नंद शासक द्वारा बनवाई गई थी। तो 300 वर्ष पूर्व यानी जब ये शासन कर रहे हैं तो इस शासन के दौरान इनके 300 वर्ष पूर्व वह नहर बनी थी। तो 300 वर्ष पूर्व जिस नंद शासक ने वह नहर बनवाई उसे महापद्मनंद बोला जाता है। महापद्मनंद माना जाता है कि महापद्मनंद ने उड़ीसा पे आक्रमण किया था और उसी समय यह नहर बनवाया था। महापद्मनंद का जो कार्यकाल माना जाता है 344 ईसा पूर्व माना जाता है। 300 वर्ष पहले की ये बात कर रहे हैं यानी 44 ईसा पूर्व में ये रहे होंगे। तो खारवेल का जो काल निर्धारण होता है वो आपका 44 ईसा पूर्व होता है। तो 44 ईसा पूर्व अगर मान लिया जाए कि इनके राज्यारोहण का काल है या उस 5वें वर्ष का काल है, तो 44 अगर 5वें वर्ष का काल माना जाए कि 5 वर्ष तक ये शासन 44 ईसा पूर्व तक कर चुके हैं, तो 49 ईसा पूर्व में इनका राज्यारोहण हुआ होगा। और राज्यारोहण के 13वें वर्ष ये गुफाएं बनती हैं। अपने 13वें वर्ष में इन गुफाओं को बनवाते हैं। तो 449 ईसा पूर्व में से फिर 13 घटा दीजिए, तो 49 ईसा पूर्व में से 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 36 ईसा पूर्व के आसपास इन गुफाओं का निर्माण हुआ होगा। तो ये एग्जैक्ट तिथियां नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट तिथि तो मिली नहीं है इनका। जो अनुमान इस कथन से लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है, इनकी तिथि ये निर्धारित होती है यानी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की ये गुफाएं हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक, अब इन हाथी गुम्फा अभिलेखों के विषय में जो प्रश्न बार बार यहाँ से खारवेल से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, पहले शासन वर्ष में उन्होंने क्या किया? तो 24 वर्ष की अवस्था में राजा बनते हैं और पहले राजा बनते ही ये तूफान से जो नगर था, राजधानी थी, उसकी कुछ दीवारें वगैरह टूटी थीं, तो उसका निर्माण इन्होंने करवाया। और राजधानी में ठंडे जल के तड़ांगों यानी कुओं का निर्माण करवाया। तो पहले वर्ष में ये कार्य करते हैं, इनसे पूरा जन समर्थन मिला। इसके बाद ये आगे जो कार्य करते हैं वो दूसरे वर्ष में ये पहला अपना विजय अभियान शुरू करते हैं। और इस विजय अभियान के दौरान ये वेनगंगा नदी, वेन कुंड नदी उसमें कहा गया है, उस नदी की तरफ अपना अभियान करते हैं और मूशिक नगर तक विजय करते हैं। इस मूशिक नगर पर जिसका अधिकार था वो सातकर्णी प्रथम का था। तो सातकर्णी प्रथम के समय हम लोगों ने देखा था कि खारवेल ने उसके समय उसके पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो यही खारवेल हैं जो उसके पूर्वी क्षेत्र पर वैनगंगा नदी तक आक्रमण करते हैं, लेकिन सातकर्णी प्रथम के प्रतिरोध के पश्चात वो वापस लौट जाते हैं। तो दूसरे वर्ष इन्होंने ये कार्य किया। तीसरे वर्ष इन्होंने अपने राजधानी में संगीत, नृत्य आदि के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया। चौथे वर्ष ये पुनः एक अभियान पे निकलते हैं और ये बरार के भोजकों और रथिकों पर आक्रमण करते हैं। और इस रथिकों पे आक्रमण के दौरान ही एक जैन संघ के माना जाता है कि रथिकों ने एक जैन संघ वहाँ निवास करता था, उस पर अधिकार कर लिए थे। तो वहाँ ये कुछ दिनों तक निवास करते हैं, उन्हें भूमिदान आदि करते हैं, फिर लौट आते हैं। 5वें वर्ष कहा गया है कि इन्होंने तनसूली नामक जो नहर थी उसको राजधानी तक विस्तारित किया। और इसी में कहते हैं कि इस नहर का निर्माण इनके राज्यकाल के 300 वर्ष पूर्व एक नंद शासक द्वारा कराया गया था। 6वें वर्ष ये विभिन्न प्रकार के जो कर हैं जनता पर, उन करों को समाप्त करते हैं और कई तरह के निर्माण कार्य करते हैं जिसमें 1 लाख रुपया व्यय होता है। ऐसा क्योंकि राशि का भी वर्णन इस अभिलेख में हुआ है, जो निर्माण कार्य खारवेल ने कराया है उसकी राशियां कितनी है। प्रथम वर्ष इन्होंने जो व्यय किया था उस 13 लाख मुद्राएं व्यय की थी इन्होंने। 6वें वर्ष 1 लाख मुद्रा व्यय करके और जनता पे जो कर आदि है उसको घटाकर या समाप्त करके ये जनता को और राहत देते हैं। 7वें वर्ष का जो विवरण है वह संदिग्ध है, 7वें वर्ष का विवरण स्पष्ट नहीं है क्या है।
8वें वर्ष में ये पहली बार उत्तर भारत पर आक्रमण करते हैं और कहा जाता है कि गोरख गिथि, कहा गया है कि गोरख गिथि यानी बराबर पहाड़ियों को पार कर ये राजगृह पर आक्रमण किए और वहाँ के शासक दिमित्ति को पराजित किए। तो राजगृह के शासक दिमित को पराजित किए 8वें वर्ष में। जब वहाँ से लौटे तो 9वें वर्ष में इन्होंने एक भूमिदान किया ब्राह्मणों को जय परिहार नाम से, और अपने राजधानी में इन्होंने 2 महाविजय प्रसाद बनवाया इस खुशी में, और कल्पवृक्ष, स्वर्ण का कल्पवृक्ष बनवा के दान किया। तो 9वें वर्ष का ये कार्य है इनका। 10वें वर्ष ये पुनः उत्तर भारत पर आक्रमण करते हैं, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिलती है। 11वें वर्ष में इन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और ये माना जाता है कि तमिलों ने अपना एक संघ बना लिया था इनके विरुद्ध, तो उस तमिल संघ को ये पराजित करते हैं और पिथुंड तक अधिकार करते हैं, पिथुंड पर अधिकार करते हैं। और पिथुंड में ये क्या करते हैं कि गधों का हल चलवाते हैं, पिथुंड में गधों का हल चलवाते हैं वहाँ के राजाओं से। फिर 11वें वर्ष का ये विवरण है, और यहाँ से ये पांड्य राज्य की सीमा तक जाते हैं दक्षिण में। फिर 12वें वर्ष में ये 2 अभियान करते हैं, एक अभियान उत्तर दिशा में, एक अभियान दक्षिण दिशा में। उत्तर दिशा में गंगा घाटी तक जाते हैं और कहा जाता है कि इनके हाथी और घोड़े गंगा नदी में स्नान किए और वहाँ के राजा से इन्होंने चरण वंदना करवाई, और वहाँ जिन प्रभु सूर्य की जो आदि जिन की प्रतिमा उठा के ले गए थे नंद शासक, उस प्रतिमा को भी लाए, और वहाँ से जो धन प्राप्त किए थे उस धन से भुवनेश्वर में एक मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। 12वें वर्ष में जो दक्षिण में अभियान करते हैं तो यह पांड्य राज्य पर अभियान है। पांड्य राजाओं ने इनकी अधीनता स्वीकार की, इन्हें मुक्ता मणियों का उपहार दिया। तो 13 वर्ष के इनके अभियान, 12 वर्ष तक के ये अभियान है। 13वें वर्ष में बताया जाता है कि इन्होंने उदयगिरी और खंडगिरी यानी कुमारगिरी पहाड़ियों पर अनेक गुफाओं का निर्माण करवाया। तो ये गुफाएं आपकी वही हैं जो इसमें आपकी उदयगिरी पर 19 गुफाएं और खंडगिरी में 16 गुफाएं बनवाई गई। इसमें आपके हाथी गुफा, व्याघ्र गुफा, इसी में जगन्नाथ गुफा, गणेश गुफा, ये कुछ गुफाएं यहाँ की प्रसिद्ध हैं। रानी की गुफा, वैसे ही आपकी जो खंडगिरी की गुफाएं हैं उसमें नौमुनि गुफा और अनंत गुफा प्रमुख है। कुछ गुफाओं में बहुत ही उच्च कोटि की चित्रकारी भी देखने को मिली है, कुछ मूर्तियां भी इन गुफाओं में हैं, जिसमें आपके रानी की गुफा है। तो रानी की गुफा में कुछ ऐसे चित्र मिलते हैं जिसमें जैसे शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला के चित्र मिलते हैं। अनंत गुफाओं में आपके कुछ चित्र देवताओं संबंधी भी मिलते हैं, जिसमें सूर्य का एक चित्र मिलता है कि 4 अश्वों पे वो सवार हैं। तो इस प्रकार के चित्र यहाँ से मिलते हैं। तो आइए इनके विषय में जो थोड़ी सी सूचनाएं हैं उनको लिपिबद्ध किया जाए। एक सवाल, सार्थवाह ये होते कौन है? सार्थवाह वह होता है जो व्यापारिक काफिलों का नेतृत्व करता है। व्यापारिक काफिलों का नेतृत्व करता सार्थवाह बोला जाता है। तो इसमें जो आपके विकल्प हैं कि इलाहाबाद स्तंभ लेख, मथुरा लेख, दामोदरपुर लेख, तो इन विकल्पों में अगर देखें तो मथुरा लेख जो है, मथुरा लेख कई लोगों के लेख हैं। तो मथुरा में अगर गुप्तों के लेख से बात की जाए तो वहाँ इसका उल्लेख हो सकता है। तो मथुरा लेख ज़्यादा संभावित है इसमें। और कोई यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएं, नहीं तो फिर खारवेल पे आया जाए।
कुमारी पहाड़ी, कुमारी पहाड़ी। यही कुमारी पहाड़ी को में क्या कहा जाता है? उदयगिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी। इसी कुमारी पहाड़ियों में दोनों पहाड़ियां हैं, और खंडगिरी पहाड़ी, और खंडगिरी। ये उड़ीसा में है, सभी उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियां हैं। उदयगिरी पहाड़ियों में 19 गुफाएं बनवाई गई उस समय, और इस पहाड़ी में 16 गुफाएं बनवाई गई। तो गुफाओं की कुल संख्या आपकी 35 हुई। इसमें जो प्रमुख गुफाएं हैं वो आपकी, एक तो हाथी गुफा इसी में है, हाथी गुफा, व्याघ्र गुफा, रानी गुफा, गणेश गुफा, जगन्नाथ गुफा। तो ये गुफाएं प्रमुख रूप से इसमें हैं। इसमें जो प्रमुख गुफाएं हैं वो आपकी नौमुनि गुफा, अनंत गुफा, अनंत गुफा, ठीक। इनकी खोज किसने की थी? 1825 में विंस्टेट ने इनकी खोज की थी। सबसे पहले इनको प्रिंसेप ने पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो गलत वाचन कर लिए थे। खारवेल, अब खारवेल के विषय में देखा जाए। खारवेल को यह महामेघवाहन, महामेघवाहन वंश का, महामेघवाहन वंश का तीसरा शासक था, तीसरा शासक था। यह खारवेल, खारवेल है यह महामेघवाहन, महामेघवाहन का पौत्र था, ठीक। तो महामेघवाहन के ये पौत्र हैं। अब इस खारवेल के विषय में इस गुफा में जो बताया गया है, 17 पंक्तियों में विवरण दिया गया है। 17 पंक्तियों में हाथी गुफा में इसका विवरण है। यह विवरण कहाँ से शुरू होता है इनके? तो जन्म से इनके शासन के 13वें वर्ष तक, 13वें वर्ष तक का विवरण इसमें है। इसमें बताया गया है कि 15 वर्ष की आयु में युवराज बना। 24 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की अवस्था में राजा बना, ठीक। 15 वर्ष के पहले सारी शिक्षाएं जो युवराजों को दी जाती हैं वो सारी शिक्षाएं दी गई थी इसे। हर तरह से प्रवीण है, लेखन में भी, सैन्य दृष्टिकोण से भी सैन्य प्रशिक्षण भी दिया गया। अब 24 वर्ष की अवस्था में ये राजा बने। इनकी उपाधियां बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, तो उपाधियों का ध्यान रखें। लेमराज, धर्मराज, भिक्षुराज, वृद्धराज, महाविजयराज, इसी में एक उपाधि इनकी राजर्षि की मिलती है, राजर्षि की उपाधि भी मिलती है। तो इनकी अनेक उपाधियां ये हैं। अब इनके एक एक वर्ष का जो
विवरण है उसको देखते चलें। इनकी पत्नियों के भी नाम गुफाओं में बताए गए हैं और पत्नियों में 3 पत्नियां, मुख्यतः 3 पत्नियां इनकी बताई गई हैं। जो नाम मिलते हैं उस हिसाब से 3 पत्नियां ज्ञात होती हैं। प्रथम वर्ष के विषय में जो विवरण है, राजा बनने के प्रथम वर्ष इसने क्या किया। प्रथम वर्ष इसने राजधानी में परकोटों आदि का पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण या मरम्मत करवाया क्योंकि ये आंधी से ध्वस्त हो गए थे। शीतल जल के तड़ांगों का निर्माण करवाया। शीतल जल के तड़ांगों का निर्माण करवाया इस प्रथम वर्ष। इस कुल कार्य में 38 लाख मुद्रा व्यय हुआ। 38 लाख मुद्रा व्यय हुआ। और इसी अभिलेख में जनसंख्या की बात पहली बार देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि प्राचीन कलिंग जो है उसकी जनसंख्या 35 लाख थी। तो जनसंख्या का अभिलेखीय साक्ष्य अगर सबसे पहले कहीं मिलता है तो इसी अभिलेख में मिलता है। और साथ में अभिलेखों के समय भी ये बात हुई थी। फिर ध्यान रखिए कि इसी अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है। हालांकि प्राकृत भाषा में हुआ है, लेकिन भारतवर्ष का सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग इसी अभिलेख में हुआ है। इसी अभिलेख में सबसे पहले नहर का उल्लेख हुआ है। इसी अभिलेख में सबसे पहले नंदों का उल्लेख हुआ है। तो ये इस जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। ये इनको ध्यान रखिए क्या कि जनसंख्या हाथी गुम्फा अभिलेख के जो विशेष रूप से नोट कर लें, हाथी गुम्फा अभिलेख में जनसंख्या का उल्लेख हुआ है। पहली बार जनसंख्या या जनगणना के रूप में इसका उल्लेख हुआ है। पहली बार भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। पहली बार नहरों के निर्माण का उल्लेख है। पहली बार इसमें किसी अभिलेख में नंदों का उल्लेख है। तो ये आपके हाथी गुम्फा अभिलेख की विशेषताएं हैं। तो 38 लाख रुपया मुद्रा व्यय करके इन्होंने राजधानी को सुरक्षित किया और साथ में जनता को भी शीतल जल के कुओं आदि का निर्माण करके उसे भी राहत पहुंचाने का कार्य किया। इससे लोकप्रिय हुए, राजधानी भी सुरक्षित हुई। तब दूसरे वर्ष चलते हैं। दूसरे वर्ष इन्होंने क्या किया। दूसरे वर्ष इन्होंने पहला विजय अभियान इनका दूसरे वर्ष में है। और इस विजय अभियान में ये क्या करते हैं, वैनगंगा नदी तट तक पश्चिम दिशा में आक्रमण करते हैं। इनके राज्य से ये पश्चिम दिशा में आक्रमण करते हैं। आक्रमण किए, कहाँ तक पहुँच गए, मूषिक नगर तक पहुँच गए। ये किसके राज्यकाल में है, किसके राज्यकाल में है। यहाँ पर ये सातकर्णी प्रथम, सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम के शासन क्षेत्र में है। तो इसलिए सातकर्णी ने इनका प्रतिरोध किया और अंततः इनको पीछे जाना पड़ा। तीसरे वर्ष क्या करते हैं। तीसरे वर्ष राजधानी में जनता का मनोरंजन संगीत नृत्य वाद्य आदि से जनता के मनोरंजन हेतु समारोह आयोजित करते हैं।
चौथे वर्ष पुनः एक आक्रमण करते हैं। दूसरा आक्रमण कहाँ होता है? दूसरा आक्रमण होता है बरार के भोजों पर, अहमदाबाद के रठिकों पर ये आक्रमण करते हैं। और यहाँ जैन, इसी आक्रमण के दौरान जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक, तो इस चौथे आक्रमण के बाद अब पांचवा वर्ष इनका, दूसरे आक्रमण के बाद चौथे वर्ष में दूसरा आक्रमण किया। पांचवें वर्ष में क्या करते हैं? तो पांचवें वर्ष में कहते हैं कि तनुशूली नामक नहर को राजधानी तक विस्तारित किया। इसी में बताया गया इस नहर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व एक नंद राजा ने कराया था। ठीक, नंद राजा ने कराया था। यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएं। तो नंद राजा ने इस नहर का निर्माण इनके 300 वर्ष पहले कराया था। तो इसी विवरण से इनका राज्यकाल का भी अनुमान लगाया जाता है कि 300 वर्ष पहले। और उस नंद राजा की पहचान जो की जाती है वह महापद्म नंद के रूप में उस नंद राजा की पहचान की जाती है। तो महापद्मनंद के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि महापद्मनंद ने उड़ीसा की विजय की थी और वहाँ उसने एक नहर का निर्माण करवाया था तथा आदिजिन की एक प्रतिमा भी लेकर अपनी राजधानी आया था। तो पांचवें वर्ष में ये करते हैं। छठवें वर्ष क्या करते हैं? छठवें वर्ष इन्होंने अनेक निर्माण कार्य करवाया। निर्माण कार्य पर 1 लाख मुद्रा व्यय किया। 1 लाख मुद्रा व्यय किया और इन्होंने जनता पर से विभिन्न करों को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से कुछ जन कल्याणकारी कार्य करते हैं छठवें वर्ष। सातवें वर्ष का जो विवरण है वह संदिग्ध है। तो सातवें वर्ष का जो विवरण है यह संदिग्ध है। इस वर्ष के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं बताया गया है कि इस वर्ष इन्होंने क्या कहा। विद्वानों का यह अनुमान है कि इसी वर्ष इन्हें एक संतान की प्राप्ति भी हुई थी, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ सातवें वर्ष के विषय में अभिलेख से नहीं ज्ञात होता। आठवें वर्ष, पहला वर्ष, जब उत्तर भारत पर ये आक्रमण करते हैं तो ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि खारवेल ने किस वर्ष सबसे पहले उत्तर भारत पर आक्रमण किया। तो वह 8वां वर्ष है। उत्तर भारत पे वो 3 बार आक्रमण करते हैं। 8वें वर्ष में उन्होंने क्या किया कि गोरथगिरी यानी बराबर पहाड़ियों, गोरथ, ये नामों को ध्यान रखिएगा, ये नाम के रूप में भी कभी पूछे जा सकते हैं। बराबर पहाड़ियों गोरथगिरी यानी बराबर पहाड़ियों को पार कर राजगृह पर आक्रमण किया तथा दिमित नामक शासक को पराजित किया। अब इस दिमित की पहचान
विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न रूप में की गई है। कुछ लोग इन्हें डेमेट्रियस प्रथम कहते हैं, कुछ लोग डेमेट्रियस द्वितीय कहते हैं। अधिकांश संभावना है डेमेट्रियस प्रथम ये दिमित्र होंगे। ठीक, तो इन्होंने 8वें वर्ष ये कार्य किया। 9वें वर्ष इसकी खुशी मनाते हैं, इस आक्रमण की। इस आक्रमण की 9वें वर्ष खुशी किस रूप में मनाते हैं कि इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान किया। तो जय परिहार नाम से ब्राह्मणों को भूमि दान किए, भूमि दान किए। और साथ में इन्होंने अपनी राजधानी में 2 महाविजय प्रसाद का निर्माण करवाया। 2 महाविजय प्रसाद क्या, अच्छा, 2 महाविजय प्रसाद का निर्माण इन्होंने करवाया। तो इसी 9वें वर्ष को क्या करते हैं, 2 महाविजय प्रसाद का निर्माण करवाया। किसकी खुशी में, जो राजगृह पर आक्रमण किए थे उसकी खुशी में। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि 2 महाविजय प्रसादों का निर्माण उसने, खारवेल ने किस खुशी में करवाया, तो ये महाविजय जो है किस पे है, जब वो राजगृह पे आक्रमण किए थे उसका विजय चिन्ह है ये। और इसी समय इन्होंने कल्पवृक्ष, स्वर्ण का कल्पवृक्ष बनवाकर दान दिया, दान किए। तो इस वृक्ष की जो पत्ते हैं वो भी स्वर्ण के बने हुए हैं। तो 9वें वर्ष इनके ये कार्य हैं। अब 10वां वर्ष जो है, 10वां वर्ष फिर पहले वर्ष वो 8वां पहला वर्ष है जिसमें वो उत्तर भारत पे आक्रमण करते हैं। पुनः 10वें वर्ष वो उत्तर भारत पे आक्रमण करते हैं, उत्तर भारत पर आक्रमण। इसी वर्ष में भारत वर्ष का जो उल्लेख है यही इसी वर्ष के संदर्भ में है। 8वें वर्ष के संदर्भ में ही भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। जो बार बार पूछा जाता है कि भारतवर्ष का सबसे पहले प्रयोग किस अभिलेख में किया गया है, तो वह आपका हाथी गुफा अभिलेख है। इस अभिलेख की भाषा भी आपसे कभी पूछ ली जा सकती है, क्योंकि भारतवर्ष जो शब्द है वह आपका संस्कृत शब्द है, लेकिन यह प्राकृत भाषा में अभिलेख है। तो प्राकृत भाषा में ही भारतवर्ष लिखा हुआ है, भरत घवर्ष लिखा हुआ है। तो यह, लेकिन उसका जो संस्कृत अनुवाद है वो भारतवर्ष है। और यह अभिलेख किस में है, प्राकृत भाषा में है। लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक, 12वें वर्ष लेकिन इस आक्रमण किए परंतु सफलता नहीं मिली। इस बार कोई सफलता नहीं मिली है, परंतु सफलता नहीं मिली। आक्रमण तो हुआ लेकिन सफलता नहीं मिली। यहाँ इस वर्ष में कोई सफलता इन्हें नहीं मिलती है, कोई सफलता नहीं मिली। 8वें वर्ष में सफलता मिली थी, 9वें वर्ष में उसका उल्लास मनाते हैं, विजय प्रसाद वगैरह बनवा के। 10वें वर्ष पुनः प्रेरित होकर आक्रमण करते हैं, लेकिन इस वर्ष कोई सफलता नहीं मिली। 11वें वर्ष उन्होंने जो कार्य किया, 11वें वर्ष वो दक्षिण भारत का अभियान करते हैं, दक्षिण भारत का अभियान करते हैं। दक्षिण भारत में वो जो तमिल संघ है, विभिन्न जो तमिल राजा हैं, उन लोगों ने संभवतः इनके विरुद्ध एक संघ का निर्माण किया था। तो तमिल संघ का उन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण करते हैं और तमिल संघ का भेदन करते हैं, तमिल संघ का भेदन करते हैं। यानी जो संघ इनके विरुद्ध तमिल राजाओं ने बनाया हुआ था उस संघ को भेदते हैं। और ये पिथुंड की जो पहचान है, यह टालमी ने भी एक स्थान का उल्लेख किया हुआ है मुस्लिम पट्टनम के पास। पिस्ट्रंड नामक एक स्थान का उल्लेख टालमी ने किया हुआ है और उसी से इसकी पहचान की जाती है। तो पिथुंड नगर में इन्होंने क्या किया, यहाँ
वहाँ के शासकों से गधे का हल चलवाया, गधों का हल चलवाया। तो गधों का हल कहाँ चलवाया था? खारवेल ने पिथुंड में चलवाया था, यानी अपने दक्षिण भारतीय अभियान के तहत 11वें वर्ष। 12वां वर्ष का जो विवरण है, तो 12वें वर्ष का विवरण ये है कि ये 12वें वर्ष में पुनः 2 अभियान पे जाते हैं। 12वें वर्ष में जो 2 अभियान पे जाते हैं, वो अभियान आपके कौन कौन है? 12वें वर्ष का जो अभियान है वो आप 12वें वर्ष तो 12वें वर्ष का यह जो अभियान है, इसमें 2 आक्रमण करते हैं, 2 और जाते हैं। पहले ये जाते हैं उत्तर भारत, तो उत्तर भारत का यह तीसरा आक्रमण है। उत्तर भारत पे ये तीसरा आक्रमण है इनका। तो 12वें वर्ष में ये 2 अभियान पे जाते हैं। एक आपका उत्तर भारत, गंगा घाटी में जाते हैं, और दूसरा दक्षिण भारत, पांड्य राज्य में जाते हैं, पांड्य राज्य। उत्तर भारत गंगा घाटी का जो ये इनका अभियान है, इस अभियान के तहत क्या करते हैं, ये बताया गया है इस अभिलेख में कि इनके हाथी और घोड़ों ने गंगा में स्नान किया था। इनके हाथी और घोड़ों ने गंगा में स्नान किया था, तथा वहाँ के राजा से इन्होंने अपनी चरण वंदना करवाई। तो चरण वंदना करवाने की बात इसमें केपी जायसवाल इस शासक की पहचान, जो उस समय शासक थे यहाँ के, बाह्यमित्र के रूप में करते हैं। स्पष्ट नहीं है शासक कौन है। तो इन्होंने, हालांकि जो भी है, उसने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ से जो धन प्राप्त किए थे, इस धन से इन्होंने क्या किया, मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ? भुवनेश्वर में मंदिर निर्माण करवाया। कहाँ पे? भुवनेश्वर में मंदिर निर्माण करवाया था। दक्षिण भारत का जो अभियान है, इस अभियान में वो तमिल संघों का तो भेदन कर चुके हैं 11वें वर्ष। 12वें वर्ष वो और सुदूर दक्षिण में जाते हैं और पांड्य राज्यों पर आक्रमण करते हैं। और पांड्य राजाओं ने क्या किया, इन्हें मुक्ता मणियों का उपहार भेंट किया। तो ये पूछा जाता है कि किससे इन्होंने मुक्ता मणियों का उपहार प्राप्त किया था। तो वो पांड्य शासक हैं जिनसे इन्होंने मुक्ता मणियों का उपहार प्राप्त किया था। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सही है। तो कलिंग का जो शासक हैं खारवेल, जो कि महामेघवाहन वंश के हैं, यह चैत्य वंश के लोग माने जाते हैं। और इनका जो पुरानी चेदी लोग जो थे वो बुंदेलखंड क्षेत्र में थे, और माना जाता है कि इन्हीं की एक शाखा जाकर बस गई उड़ीसा में, और वहाँ महामेघवाहन ने एक नए शाखा, इस शाखा के संस्थापक जो हैं महामेघवाहन हैं, वो पहले राजा हैं, इसीलिए इसे महामेघवाहन वंश भी बोला जाता है। इस वंश के विषय में जानने का प्रमुख स्रोत आपके उदयगिरी और खंडगिरी से प्राप्त जो अभिलेख है, हाथी गुफा लेख है। तो आगे जो है 13वें वर्ष के विवरण में
अब वही है, 13वें वर्ष की बात तो पहले ही हो गई है। 13वें वर्ष में वो क्या करते हैं कि गुफाओं का निर्माण करवाते हैं। गुफाएं कौन कौन सी है? गुफाएं आपकी उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों पे 35 गुफाओं का निर्माण करवाते हैं, जिसमें से उदयगिरी पहाड़ी पर 19 गुफाएं हैं, खंडगिरी पहाड़ी पर 16 गुफाएं हैं। जो हाथी गुफा है वह उदयगिरी पहाड़ी पर है, और खंडगिरी गुफा में सबसे प्रमुख जो गुफाएं हैं वो 9 मुनि गुफा है और अनंत गुफा है। रानी गुफा उदयगिरी गुफा में है, और इसी रानी गुफा तथा अनंत गुफाओं में विभिन्न चित्र मिलते हैं। तो इन गुफाओं में विभिन्न चित्र और मूर्तियां मिलती हैं। ये गुफाएं किसको समर्पित हैं? जैनों को समर्पित हैं। जो हाथी गुफा है उसकी शुरुआत ही जैन तीर्थंकरों के प्रति प्रार्थना से होती है, लेकिन उसी अभिलेख में ये कहा गया है कि यह जो खारवेल है यह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था, धर्मों के प्रति सहिष्णु था। आपने देखा कि ब्राह्मणों को भी इसने भूमिदान किया था, तो जैनियों को तक का तो किया ही था, जैनियों को तो विभिन्न दान दिए ही थे, ये गुफाएं भी बनवाए हैं, लेकिन ब्राह्मणों को भी दान देने का उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ विभिन्न जो चित्र बनाए गए, दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत शकुंतला का भी चित्र मिलता है। शकुंतला का चित्र 4 अश्वों के रथ पर सवार सूर्य दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार इनके कुछ चित्र मिलते हैं। वैसे ही एक बहुत ही पुराना कथानक भारतीय इतिहास में चलता रहा है, उदयन और वासव दत्ता का, तो वो कहानी भी मिलती है। इन गुफाओं से जो है स्त्रियों के चीरहरण संबंधी चित्र भी मिलते हैं, तो स्त्रियों के चीरहरण संबंधी चित्र भी इन गुफाओं से प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये आपके उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों पर खारवेल की बात रही। तो खारवेल संबंधी प्रश्नों को आप देखिएगा, फिर बताइएगा। ठीक, सातवाहनों की जो बात की गई थी, सातवाहनों के पतन के पश्चात किन शासकों का उदय होता है? तो सातवाहनों के ध्वंसाशेष पर जो साम्राज्य, जो छोटे छोटे राजा जो इनके मुख्यतः सामंत रहे थे, और सातवाहनों की जब किसी भी राज्य की स्थिति कमज़ोर होती है तो जो अधीनस्थ शासक होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। वही हाल यहाँ सातवाहनों के समय भी हुआ। तो यहाँ आभीर, इक्ष्वाकु, चुटु सातकांडी, शांकलायन, बृहद फलायन, ये मुख्यतः शासक हैं। नासिक क्षेत्र इनका है। नासिक क्षेत्र में आभीरों ने शासन किया, तो नासिक क्षेत्र में ये हैं। इक्ष्वाकु जो है मुख्यतः आंध्र प्रदेश में है, आंध्र क्षेत्र में है। चुटु सातकांडी ये जो है आपके महाराष्ट्र और कुंतल क्षेत्र में है, महाराष्ट्र और कुंतल क्षेत्र कर्नाटक वाला। ये आपके संकलायन कृष्णा और गोदावरी के बीच है। ये आपके कृष्णा और मछलीपट्टनम के बीच है, मछलीपट्टनम के बीच। आभीर जो है, आभीरों में आपने देखा कि ईश्वर सेन यहाँ का शासक है,
और उसने एक संवत चलाया था। उस संवत को 248-49 ईस्वी में वो एक संवत चलाया, जिसे आपके जब कनिष्क का तिथि निर्धारण किया जा रहा था तो उस समय भी ये देखा गया था कि कुछ विद्वान इस 248-49 ईस्वी के जो कलचुरी संवत है इसका भी कहते हैं कि ये कनिष्क द्वारा चलाया गया था, लेकिन यह जो चलाया गया है यहाँ के शासक द्वारा चलाया गया है। तो कलचुरी संवत सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनकी है। कलचुरी संवत 248-49 ईस्वी में चलाया गया ईश्वर सेन द्वारा। आभीर वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं। नासिक क्षेत्र पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया था। सातवाहनों के पश्चात सातवाहनों के सामंत रहे थे। इक्ष्वाकु जो हैं ये इनके विषय में पुराण जो बात बताते हैं, पुराणों ने क्या कहा, इन्हें श्री पार्वते कहा। श्री पार्वते यानी श्री पर्वत क्षेत्र के शासक श्री पार्वते हैं। इन्हें पुराणों में आंध्र भृत्य बोला गया। इन्हें पुराणों में आंध्र भृत्य बोला गया है, श्री पार्वते बोला गया है। और ये बताया गया है कि 100 वर्ष तक कुल 4 शासकों ने, इक्ष्वाकु वंश के 4 शासकों ने 100 वर्ष तक शासन किया। यह सवाल बार बार पूछा गया है और शायद अभी 2020 यूपीपीसीएस या यूपीएससी में पूछा गया, आंध्र भृत्य किसे, पुराणों में किसे आंध्र भृत्य बोला गया है। तो आंध्र भृत्य पुराणों में इक्ष्वाकुओं को बोला गया है। आंध्र भृत्य यानी आंध्रों के सेवक नौकर। तो ये आंध्रों के सामंत थे। आंध्र कौन, पुराणों में आंध्र किसे बोला गया है, पुराणों में आंध्र सातवाहनों को बोला गया है। तो ये सातवाहनों के सेवक या सामंत थे। श्री शांतमूल, श्री शांतमूल इसके संस्थापक हैं इक्ष्वाकु वंश के। इसके बाद इस वंश के जो शासक हैं महारठ वीर पुरुष दत्त, वीर पुरुष दत्त, ये एक शक्तिशाली शासक हैं। इसके बाद आपके शांतिमूल द्वितीय और फिर अंतिम शासक हैं रुद्र पुरुष दत्त। अंतिम शासक, चौथे शासक रुद्र पुरुष दत्त। तो कभी 4 शासक ही हैं, तो जहाँ कम शासक हैं तो वहाँ शासकों के पूरे नाम पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसा कि आपने कण्वों के विषय में देखा था। तो श्री शांतमूल महारठी, वीर पुरुष दत्त और शांतमूल द्वितीय, शांतमूल द्वितीय। तो ये 4 शासक हैं। पुराण कहते हैं कि ये चारों लोग क्या करते हैं, चारों लोग कुल 100 वर्ष तक शासन किए, 100 वर्ष तक शासन किए। इसके बाद इन पर किसका अधिकार हो गया, इसके बाद इन पर पल्लवों का अधिकार हो गया। तो इस पर पल्लवों का अंतिम रूप से पल्लव शासकों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ये जो हैं आपके चुटु सातकर्णी, ये इनका जो केंद्र है महाराष्ट्र कुंतल क्षेत्र है। और आगे चलकर इन पर अधिकार किसने कर लिया, कदम्बों ने कर लिया। इनके विषय में बहुत कुछ नहीं प्राप्त होता है। यहाँ श्री शांतमूल के विषय में एक बात और ध्यान रखिएगा कि श्री शांतमूल ने क्या किया था, अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ भी किया था। और अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेय यज्ञ भी श्री शांतमूल ने किया था। वाजपेय यज्ञ, इनके जो सिक्के हैं अश्वमेघ प्रकार के हैं, हस्ती प्रकार के हैं। तो इन्होंने इस अश्वमेघ यज्ञ के बाद इन्होंने जो सिक्के जारी किए वो अश्वमेघ प्रकार के भी हैं। अश्वमेघ प्रकार के सिक्के भी इन्होंने जारी किए। इस वंश की जो रानियां हैं वो क्या हैं, ये लोग तो अश्वमेघ वाजपेय यज्ञ कर रहे हैं तो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन इस वंश की जो रानियां हैं वो बौद्ध मत अनुयायी हैं। और विभिन्न बिहारों आदि का नागार्जुन कोंडा जो बिहार है इनके द्वारा बनवाए गए हैं। और नागार्जुन कोंडा में
विभिन्न छाया चित्र बनाए गए हैं, छाया मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, जो यहाँ की जो रानियाँ हैं जो कि बौद्ध धर्म की समर्थक हैं, उन लोगों ने इन श्री शांतमूल के सम्मान में उसे बनवाया था। विजयपुरी में इन लोगों ने, वीर पुरुष दत्त ने विजयपुरी में भी निर्माण कार्य करवाया। विजयपुरी ये जो है नागार्जुन कोंडा को विजयपुरी भी बोला जाता है, नागार्जुन कोंडा को विजयपुरी भी बोला जाता है। तो वहाँ भी विहार वगैरह बनवाने का कार्य इन लोगों ने किया था। कदम्बों ने इन पर अधिकार कर लिया और बृहद फलायनों तथा सांकलायनों को माना जाता है कि ये लोग, इनकी राजधानी पिथुंड है, इनकी राजधानी बेंगी है। तो ये माना जाता है कि ये लोग इक्ष्वाकुओं के सामंत थे और जब इक्ष्वाकुओं पर पल्लवों का अधिकार हुआ तो इन पर भी पल्लवों का अधिकार हो गया। ठीक, तो ये आपके सातवाहन साम्राज्य के विध्वंस पर स्थापित स्थानीय शासक थे जो कुछ दिनों के लिए अपने को स्वतंत्र कर लिए थे। बाद में आपने देखा कि पल्लवों और कदम्बों ने इन पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार के कोई शासक जैसे गंगवाड़ी के गंग शासक हैं या उत्तरी कोंकण के मौर्य शासक हैं, तो इनकी बात चालुक्य वंश में जब हम लोग आएंगे तो वहाँ इनका संदर्भ आएगा, तो उनकी बातें हो जाएंगी। ठीक, आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ तो कोई समस्या हो तो बताएं। चलिए, जो समस्याएं होंगी उसको आप जो है ग्रुप पे डाल देंगे या यहाँ जब कल मुलाकात होगी, और थोड़ा सा इसको विस्तारित कराइए। विस्तारित यानी लाइक और शेयर कराने का कार्य थोड़ा सा आप लोग थोड़ी सी सक्रियता दिखाइए। आगे वाला काम तो मेरा जो काम है वो तो मैं करूँगा, आप लोगों की थोड़ी सी एक जिम्मेदारी, अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है ये भी है। ठीक, धन्यवाद।